हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में वन शॉट करेंगे ट्रायंगल्स के टॉपिक पर। अगर आप चैनल पर नहीं अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये क्लास आपके आने वाले जेकेएससी पंचायत सेक्रेटरी यानी VLW के एग्जामिनेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए मेरे दोस्त, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें सीखते हैं कि भाई सर ट्रायंगल क्या है। आपसे पूछे कोई ट्रायंगल क्या है, आप बोलेंगे सर ट्रायंगल एक ऐसी फिगर आ रही है, एक ऐसा पॉलीगन आ रहा है जिसमें 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 वर्टिसेस हैं। ठीक है जी। तो बेसिक से पढ़ेंगे कि आपके पास एक ट्रायंगल आ रहा है, इसमें 3 साइड्स हैं। AB एक साइड आ रहा है, AC दूसरा साइड आ रहा है, BC तीसरा साइड आ रहा है। 3 वर्टिसेस हैं, ये एक हो गई, ये दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा हो गया। एंगल A, एंगल B और एंगल C आपके पास सिंपल डेफिनेशन आपके पास ट्रायंगल की आ गई। आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल को हम क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। एक तो क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेस ऑफ साइड, दूसरे हम ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ एंगल्स। अगर आप साइड के बेस से देखेंगे, साइड के हिसाब देखेंगे तो मोटे मोटे 3 पर हमारे पास 3 तरह के ट्रायंगल आ जाते हैं। एक ट्रायंगल को आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, दूसरे को आप आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, तीसरे को आप मेरे दोस्त स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल आ रहा है जिसमें हर एक साइड की लेंथ जो है सेम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हम आपके पास कहेंगे कि A, B और C आपके पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, हर एक साइड की जो लेंथ है वो स्मॉल a सेंटीमीटर दी गई है। तो इस तरह के ट्रायंगल को आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे जब आप क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेस ऑफ साइड। दूसरा ट्रायंगल उसे आप स्केल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे हम कहें कि आपके पास सर PQR एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, ठीक है जी, जिसमें PQ की लेंथ स्मॉल a है, PR की लेंथ स्मॉल a है और QR की लेंथ सर स्मॉल b है। तो आप कहेंगे दो साइड्स की लेंथ अगर आपके पास सेम आ रही है, तीसरा साइड अलग है, तो उसे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तीसरा ट्रायंगल जो है उसे आप स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। हम कहेंगे सारे आपके पास M, N और O, ये आपके पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है जिसमें MN की लेंथ जो है A, MO की लेंथ जो है B और आपके पास NO की लेंथ जो है स्मॉल c दी गई है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें हर एक साइड जो है अलग अलग आ रहा है और हर एक साइड की लेंथ जो है अलग अलग आ रही है, उसे आप स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे। सिंपल, आपने क्लियर कर दिया। ये हो गया सर ऑन द बेस ऑफ साइड, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस। दूसरे क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेस ऑफ एंगल। ऑन द बेस ऑफ एंगल कहने का मतलब क्या है सर? ऑन द बेस ऑफ एंगल हमारे पास 3 तरह के ट्रायंगल आ जाते हैं। एक ट्रायंगल को आप अक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। अक्यूट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल आ रहा है जिसमें हर एक एंगल जो है 90 डिग्री से कम हो, या ऐसा कहेंगे कोई भी ऐसा एंगल इस ट्रायंगल में नहीं होगा जिसकी वैल्यू 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा होगी। उस ट्रायंगल को आप अक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है सर? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री होता है, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जो इंटीरियर एंगल का सम है आपके पास कितना आता है सर? 180 डिग्री आता है। एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो जो है वो आपके पास 90 डिग्री से कम ही होंगी। ये बात है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसे कहेंगे? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल आ रहा है जिसमें एक एंगल ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी। तो ये होगी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ आपके पास मेरे दोस्त एंगल्स। साइड के हिसाब से भी आपने कर दिया और एंगल के हिसाब से भी आपने कर दिया। आपको रिलेशन देखेंगे आपके पास 3 साइड के बारे में, ट्रायंगल के बारे में। देखिए मेरे दोस्त, हम कहेंगे फॉर एग्जांपल आपके पास A, B और C आपके पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है। चलिए सर, इन जनरल हम बात करेंगे। ABC आपके पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, ठीक सर। चलिए जी, BC की लेंथ आपके पास स्मॉल a दी जा रही है, AB की लेंथ आप फॉर एग्जांपल स्मॉल c दी जा रही है और आपके पास AC की लेंथ जो है आपके पास स्मॉल b दी जा रही है। ये आपके पास एक स्केलिन ट्रायंगल दिया जा रहा है। अगर हम माने 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है एंगल C, अगर आपके पास इफ एंगल C इज लार्जेस्ट, अगर एंगल C लार्जेस्ट होगा तो एंगल C के अपोजिट में जो साइड दिया होगा, जो साइड आपके पास AB है जिसकी लेंथ हम स्मॉल c मान रहे हैं, ये आपके पास सबसे लंबा साइज होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा कि साइड अपोजिट लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट। ये बेसिक डेफिनेशन जो आपको याद रखनी होगी। अब देखिए, हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं मेरे दोस्त कि आपके पास जो ट्रायंगल है, जो इस टाइम हम बात करें, ये ट्रायंगल आपके पास अक्यूट ट्रायंगल दिया जा रहा है। मतलब सर हर एक एंगल की वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम है। तो उस सूरत में आपके पास क्या दिया जाएगा? उस सूरत में आपके पास आ जाएगा कि अगर आप माने कि C सबसे बड़ा एंगल है तो C के अपोजिट में सबसे बड़ा साइड जो है उसकी लेंथ अगर स्मॉल c आ रही है तो ये C² जो होगा मेरे दोस्त, ये आपके पास लेस देन आ जाएगा A² प्लस टाइम्स B²। मतलब कहने का क्या है? मतलब सर हम कहेंगे कि AB जो लेंथ है, अगर सबसे बड़ी लेंथ यही है, इसकी वैल्यू जो है लेस देन आ जाएगी AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से। ये आपका बेसिक डेफिनेशन आ रही है जब आप बात करेंगे अक्यूट एंगल ट्रायंगल की। चलिए सर, हम पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो और बेहतर तरीके से आप जो है समझ पाएंगे चीज़ों को। ठीक है जी, ये हो, उम्मीद करेंगे ये कलर अच्छा दिखाई देगा। दूसरी बात करेंगे, अगर आपका ट्रायंगल जो है वो आपके पास A, B और C, आपके पास AB की लेंथ अगर आप स्मॉल c ले रहे हैं, BC की लेंथ अगर आपके पास स्मॉल a आ रही है और AC की लेंथ अगर आपके पास स्मॉल b आ रही है। एंगल B सबसे बड़ा एंगल है, इसको अपोजिट में जो साइड होगा ये सबसे बड़ा साइड होगा। अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो B² आ जाएगा वो आपके पास A² प्लस टाइम्स C² आ जाएगा, जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस टाइम्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेसिकली वो बात यही है।
तीसरी बात क्या सर, अगर आपके पास ट्रायंगल जो दिया जा रहा है वो ट्रायंगल आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिया जा रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आप क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहने का मतलब क्या है सर, अगर आपका ट्रायंगल जो है ये ए बी और सी ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब सी जो है आपके पास 90 डिग्री से ज्यादा है, इसके अपोजिट में ये साइड जो है इसकी लेंथ सबसे बड़ी आ रही है, तो उस सूरत में आपके पास ए बी का स्क्वायर जो होगा ये ग्रेटर देन आ जाएगा मेरे दोस्त ए सी का स्क्वायर प्लस टाइम्स बी सी का स्क्वायर। ये आपको बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी ही चाहिए, इसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। ये हुई सर अच्छी बात, ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात होती है जिसे आप इन इक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स कहते हैं। इन इक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब क्या है सर, हम कहेंगे आपके पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है ए बी और सी, एक ट्रायंगल दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बी सी की लेंगे जो है स्मॉल ए, इसकी मतलब ए यूनिट, ए सेंटीमीटर, ए मीटर, जो दिया हो उसी हिसाब से लेंगे। इसकी लेंगे जो है आप 20 यूनिट्स ले रहे हैं और ए बी की लेंगे जो है फॉर एग्जाम्पल सी यूनिट्स ले रहे हैं। इनइक्वालिटी आपको आप ट्रायंगल आपको क्या बताएगी? इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल आपको बताएगी कि आपके पास किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ लेंथ ऑफ ओनली टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स आप ले लेंगे उनका सम जो होगा तीसरे साइड से ज्यादा ही होना चाहिए। कहने का मतलब क्या सर, हम कहेंगे कि अगर आपके पास दो साइड्स कोई भी ले लें आप, फॉर एग्जाम्पल सर ए प्लस टाइम्स बी जो होगा, ठीक है जी, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा सी से। ये अगर आपके पास ए प्लस सी होगा ये हमेशा आपके पास ग्रेटर देन होगा किससे मेरे दोस्त, ये हमेशा आपके पास बी से बड़ा होगा। अगर आपके पास बी प्लस सी आ रहा है तो ये हमेशा आपके पास ग्रेटर देन होगा किससे, ये हमेशा आपके पास ए से बड़ा होगा। ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन आ रही है जो आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है जी। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बोल रही है आपके पास, इनइक्वालिटी ट्रायंगल, ये आपको चीज बता रही है। अब देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको देते हैं जिसके हिसाब से आगे चलकर आपका काम जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए केविन किसे कहेंगे, सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि केविन क्या है, आप बोलेंगे मेरे दोस्त केविन कोई भी एक रैंडम लाइन आ रही है जो किसी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के साथ ज्वाइन करती है। फॉर एग्जांपल हम कहें कि आपके पास ए बी और सी एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, एक वर्टेक्स दिया जा रहा है, इस वर्टेक्स से हम अपोजिट में कोई भी लाइन डाल रहे हैं जो अपोजिट साइड को किसी पॉइंट डी पर ज्वाइन कर रही है। तो कोई भी लाइन जो एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड को सर हम डालेंगे उस रैंडम लाइन को आप केविन कहेंगे। अब केविन के अलग अलग टाइप्स आपके पास हो सकती हैं, अल्टीट्यूड हो सकती है, मीडियन हो सकती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर हो सकता है। ये क्या है सर, इनके बारे में बात करते हैं। चलिए अल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं। अल्टीट्यूड आपके पास क्या आ रहा है सर, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल सर ए आप कह रहे हैं सर ए एक वर्टेक्स है, ए से आपने बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, अगर आपने जो एडी है एडी परपेंडिकुलर ड्रा किया बीसी पर, इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो उस सूरत में आपके पास जो एडी होगा उसे आप अल्टीट्यूड कहेंगे। तो अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो आपके पास किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये बेसिक डेफिनेशन है। दूसरी बात क्या है सर, दूसरा आपने क्या पढ़ना है, दूसरा आपने पढ़ना है सर मीडियन। मीडियन किसे कहेंगे, ये उम्मीद करेंगे ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर मीडियन पूछा जाए तो मीडियन क्या कहेंगे सर, आप बोलेंगे सर ए बी और सी एक अगर आपके पास ट्रायंगल है, अगर आप पॉइंट ए मतलब किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर कोई लाइन ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल डी, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, या ऐसा कहेंगे बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो उस सूरत में आपके पास जो एडी आ जाएगा एडी आपके पास मीडियन कहलाएगा। तो वैसे आपके पास एडी जो है वो मीडियन कहलाएगा। मीडियन कहेंगे सर एक ऐसी लाइन सेगमेंट आ रही है जो आपके पास वर्टेक्स से दूसरे अपोजिट साइड पर इस तरह से गिरती है कि दूसरे साइड को वो बराबर दो हिस्सों में तब्दील कर डालती है। या ऐसा कहें कि आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करे उसे आप मीडियन कहेंगे। ये बेसिक डेफिनेशन अभी पकड़ते रहिए तो आगे चलकर आसान हो जाएगा काम। मीडियम पकड़ में आ गई तो उसके बाद पढ़ेंगे सर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या है, आप कहेंगे सर ए बी और सी आपके पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, ठीक है जी, हर एक एंगल है, या एंगल बी है, या एंगल ए है, या एंगल आपके पास सी है। अगर आप कोई भी लाइन सेगमेंट ऐसे इस तरह से ड्रा करते हैं कि ए डी आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की, ठीक है जी, कि इस तरह से आपने ड्रा करनी है कि एंगल ए को ये बराबर दो हिस्सों में तब्दील करती है। मतलब क्या है सर, अगर आपके पास एंगल बी ए डी की वैल्यू इस सूरत में डी सी ए डी के बराबर आ गई, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू आपके पास एक्स आ गई, एक्स डिग्री, इसकी वैल्यू भी एक्स आ गई, तो उस सूरत में आपके पास ए डी जो होगा उसे आप एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन आपने पकड़ ली। उसके बाद रहा क्या हमारे पास, हमारे पास बच रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ऐसी लाइन सेगमेंट कर लेंगे जैसे ए बी और सी आपके पास दिया जा रहा है ट्रायंगल, ए से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें हैं जो बीसी को परपेंडिकुलर भी होगा और बीसी को दो हिस्सों में तब्दील भी करेगा। मतलब क्या है सर, आप कहेंगे सर एडी जो है ये परपेंडिकुलर भी है बीसी को और बीडी
इज इक्वल टू DC आ रहा है, तो उस सूरत में आप कहेंगे कि सर AD जो है हमारे पास, AD आपके पास क्या बन के आ गया सर, AD आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन के आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अल्टीट्यूड में फर्क क्या है सर, अल्टीट्यूड जो है वो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो आपके पास अपोजिट साइड को दो हिस्सों में डिवाइड करे। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, एक तो अपोजिट साइड पर वो परपेंडिकुलर भी होगा और अपोजिट जिस साइड पर वो गिरेगा उसे दो हिस्सों में तब्दील भी करेगा। चलिए जी, ये बात पकड़ में आ गई होगी तो आप आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास जो कंसेप्ट आता है जिस पर अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसे कहेंगे, चलिए सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। अगर आपके पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है ए बी और सी, आपके पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है। चलिए स्केलिंग से ही शुरू करते हैं। इसकी लेंथ अगर आप A यूनिट्स ले रहे हैं, इसकी लेंथ B यूनिट्स ले रहे हैं, इसकी लेंथ C यूनिट्स ले रहे हैं, मतलब AB की लेंथ C यूनिट्स है, BC की लेंथ स्मॉल a यूनिट्स है और AC की लेंथ जो है B यूनिट्स है। अगर आपको इस सूरत में एंगल का एरिया निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? अगर ट्रायंगल स्केलिंग है तो एक फार्मूला सिंपल बोलते हैं, जिसे आप पहले आप कहेंगे सर सेमी पैरामीटर आप निकालें। सेमी पैरामीटर किसके बराबर है सर, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, दैट इज सम ऑफ तीन साइडों का सम करेंगे आप, AB प्लस BC प्लस CA डिवाइड बाई 2 करेंगे, इसे आप सेमी पैरामीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेमी पैरामीटर कहेंगे। सेमी पैरामीटर निकाल दिया। फिर उसके बाद अगर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, इस तरह से ट्रायंगल जो हम लिख रहे हैं ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करेगा। जब भी हम ऐसे लिखेंगे मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर निकलेगा, अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये कब आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? अगर आपके पास केवल और केवल आपके पास जो ट्रायंगल दिया जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास तीन साइड की लेंथ दी गई है, तो जाकर इसका इस्तेमाल करेंगे। वरना सर अगर काम आसान है, कुछ और चीजें दी हों तो आप जो है और आसानी से काम कर पाएंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है सर, हम कहें कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है A B और C, एक ट्रायंगल दिया जा रहा है AD, आप इस ट्रायंगल पर AD जो है एक सेकंड में लीजिए, AD यहां से अगर आप ड्रा कर रहे हैं मेरे दोस्त, AD आप कहेंगे कि AD अगर आप हाइट इसकी ले रहे हैं, अल्टीट्यूड कहेंगे ऐसे, तो इस सूरत में एंगल ऑफ ट्रायंगल आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड आ जाता है। ये बेसिक है। अगर आपके पास बेस की लेंथ दी है, फॉर एग्जाम्पल BC की लेंथ जो है स्मॉल a यूनिट दी जा रही है, AD आपके पास एक परपेंडिकुलर है, एक आपके पास अल्टीट्यूड दिया जा रहा है जिसकी हाइट आपके पास h दी गई है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू एरिया बेस कितना सा स्मॉल a इंटू हाइट h, यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है जी, ये बिल्कुल हो गया। ये कब इस्तेमाल करेंगे? अगर आपके पास बेस का लेंथ और उस पर जो हाइट आ रही है वो आपके पास मालूम होगा। ये चीज़ आपने क्लियर कर दी, आगे बढ़ेंगे। इन जनरल आप कैसे निकाल पाएंगे? इन जनरल कहने का मतलब है अगर आपके पास ऐसा दिया जाए कि अगर आपके पास ट्रायंगल दिया जा रहा है, उसके तीन साइड्स की लेंथ आपके पास दी गई है और एक एंगल कोई आपके पास दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं, ये बात को समझिए, ये चीज़ें समझ में आ गई तो क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन बड़े चुटकियों में आप कर पाएंगे। ABC हम आपको कहें कि ABC आपके पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, BC की लेंथ आपके पास दी गई है A यूनिट्स, AC की लेंथ आपके पास स्मॉल b यूनिट्स और AB की लेंथ जो है आपके पास C यूनिट्स दी गई है। यहाँ आपके पास परपेंडिकुलर की हाइट या अल्टीट्यूड की लेंथ नहीं दी गई है। हाँ, ये क्या बोला गया है सर, एंगल A की वैल्यू आपके पास पता हो या एंगल B की वैल्यू पता हो या एंगल C की वैल्यू पता हो, तो सूरत में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल पाएंगे? आप बोलेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उस सूरत में आप कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू, हमेशा जो है याद रखना है आपके पास कि 1/2 आप लेंगे, कोई भी दो साइड ले लीजिए, जैसे B और C आपने ले लिया, जैसे 1/2 और B और C आपने ले लिया, B और C के बीच में एंगल कौन सा है सर, साइन ऑफ A है। ऐसे आप ले सकते हैं कि 1/2 B इंटू C इंटू साइन ऑफ A, या अगर आपके पास A और B लेंथ दी हो और A और B के बीच में जो साइड एंगल आ रहा है वो एंगल ये C आ रहा है, ये सेम जो है आप ले सकते हैं 1/2 इंटू बचा हुआ कौन सा है आपके पास A और C आ रहा है और बीच में आपका एंगल कौन है, एंगल B है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आप नोट कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे तरीके आपको दिखा दिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालेंगे, और डिपेंड करते हैं आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आएगा उसमें डेटा दिया क्या गया है। अगर तीन सिंपल साइड दिए गए हैं तो आप अंडर रूट वाला फार्मूला लेंगे, अगर आपके पास सिंपल हाइट दी गई है, बेस का दिया गया है तो 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड लेंगे, अगर आपके पास इस तरह से दिया गया है, साइड तीन दिए गए हैं, कोई एंगल इन बीच में दिया गया है, तो ऐसे आप निकाल सकेंगे। ये उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आई होगी। चलिए जी, ये तो सर बिल्कुल बेसिक हो गए, ये आपने निकाल दिया। अगर अब आपके पास टाइप्स आ जाते हैं सिंपल सर, जैसे अभी आपने पढ़ लिया, ये तो ये इन जनरल आपने किसके बारे में बात कर ली, अगर आपके पास स्केलर ट्रायंगल आ जाता है। अब कभी कभी सर बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपके पास कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, जैसे ट्रायंगल जो है आपके पास
इक्विलेटरल एंगल आ जाए। एक सेकंड हमें दीजिए, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा तेज है। अगर ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब क्या है सर, ट्रायंगल आपके पास इस तरह से दिया जा रहा है कि ए बी और सी, इसकी लेंथ ए यूनिट, इसकी लेंथ ए यूनिट, इसकी लेंथ ए यूनिट। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आ जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये आप याद रख लेंगे। अगर ये हाइट पूछी जाए कि भाई साहब हाइट एच ऑल्टीट्यूड की हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट पूछी जाए तो आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू जो है √3/2 इंटू ए आ जाए। इसी सूरत का हम लेते हैं सर 1/2 बेस का हो गया सर ए इंटू हाइट कितना हो गया सर √3/2 इंटू ए। यही चल के आगे फार्मूला जो है आपके पास √3/4 इंटू ए स्क्वायर बन के आ जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया कितना आ जाएगा सर √3/4 ए स्क्वायर। बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। इसके साथ और ट्रायंगल आ जाता है जिसे आप अभी पीछे आपने पढ़ा हमारे साथ, जिसे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। सर आइसोसेलेस कहने का मतलब क्या है सर, आइसोसेलेस कहने का मतलब है कि आपके पास ट्रायंगल जो है उसमें दो साइड की लेंथ सेम है, तीसरे साइड की लेंथ अलग है, तो उसका एरिया अगर आपको पूछा जाएगा कि भाई साहब आप बताइए सर ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर हैं उसका एरिया आप कितनी आसानी से निकाल पाएंगे। आप बोलेंगे सर हम तो बड़े आसानी से निकाल पाएंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी सर, आप बोलेंगे सर b/4 इंटू √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला किसके लिए आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये तीनों चीजें हमने आपको दे दी कि भाई साहब ट्रायंगल किस तरह का आपके पास आ रहा है, उस सूरत में आप कर पाएंगे। चलिए जी, आपको दो इंपॉर्टेंट रूल हैं आपके पास, एक तो साइन रूल है, एक तो कोसाइन रूल है। इस पर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाएंगे। देखिए ए बी और सी आपके पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ स्मॉल सी यूनिट, इसकी लेंथ स्मॉल बी यूनिट और इसकी लेंथ स्मॉल ए यूनिट। ए इस तरह से हम क्यों लेते हैं सर, ए के पोज में हम ए लेते हैं, बी के पोज में बी लेते हैं, सी, ताकि आसान हो जाए काम समझना, क्वेश्चन करने आसान हो जाते हैं। तो साइन रूल आपके पास बताता है कि अगर आपके पास ए जो लेंथ आ रही है किसकी, बी सी की, डिवाइड बाय आप ले रहे हैं साइन ऑफ ए, इसके अपोज में जो एंगल है ये आपके पास आ जाएगा बी डिवाइड बाय साइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय साइन ऑफ सी। दैट इज लेंथ ऑफ बी सी डिवाइड बाय साइन ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी डिवाइड बाय साइन, इसके अपोज में जो आपके पास एंगल आ जाएगा बी, वो इस तरह से आप ये वाला साइड लेंगे सी वाला, इसके अपोज में जो एंगल है वो सी ले लेंगे साइन ऑफ सी। ये हमेशा आपके पास कांस्टेंट आ रहे हैं कि कोई कांस्टेंट ले लेंगे, ये आपके पास बिल्कुल बेसिक रिलेशन बन के आ जाएगी जिसे आप साइन रूल कहेंगे। तो साइन रूल आपके पास क्या बता रहा है कि अगर आपको तीन साइड दिए जा रहे हैं, ए बी सी उनकी लेंगे दी जा रही है, ए के अपोजिट में आपके पास एंगल ए है, बी के अपोजिट में एंगल बी है, सी के अपोजिट में एंगल सी है, तो आपके पास ए डिवाइड बाय साइन ए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय साइन सी। इसका यूज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आसान हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक और रूल है जिसे आप कोसाइन रूल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ए बी और सी एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, लेंथ इसकी सी यूनिट्स, इसकी स्मॉल ए यूनिट्स, इसकी जो है स्मॉल बी यूनिट्स, तो कॉस की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी, अगर आपको कॉस ऑफ ए निकालना होगा, ए यहाँ पर है, ए के साथ में कौन कौन साइड है, बी और सी है, तो आप ले लेंगे सर बी का स्क्वायर प्लस टाइम्स सी का स्क्वायर माइनस बचा हुआ ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स बी सी। ये आपके पास कॉस ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपसे कॉस ऑफ बी की वैल्यू पूछी जाएगी, बी कहाँ पर है सर, बी यहाँ पर है, बी के साथ में कौन कौन साइड है, ए और सी है, आप लेंगे सर ए का स्क्वायर प्लस टाइम्स सी का स्क्वायर माइनस बचा हुआ बी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स जो पहले आपने लिखे हैं उन दोनों का ले लेंगे। सिमिलरली अगर आपसे कॉस ऑफ सी पूछा जाए तो सी आपके पास एंगल कहाँ पर है सर, यहाँ, इसके साथ कौन दो साइड हैं, ए स्क्वायर है प्लस टाइम्स बी स्क्वायर है, बचा हुआ जो है माइनस सी स्क्वायर माइनस कर लेंगे डिवाइड बाय 2 टाइम्स ए बी। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको समझनी है, ये पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपको इस क्लास में बताएंगे। आप देखिए जैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे वो क्या है सर, एक तो आपके पास सिमिलरिटी आ रही है, सिमिलर ट्रायंगल्स आ रहे हैं, दूसरे आप जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक है जी, इन पर बात करेंगे, बड़े बेहतरीन तरीके से चीजें सीखेंगे, और आपके पास जो सेंटर्स हैं जिन पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे उनके बारे में बात करेंगे। चलिए सर पहले समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हो गया सर हूबहू एक जैसे, बिल्कुल जैसे आप जैसे जुड़ा दो बाई होते हैं ना, बिल्कुल हम शक्ल नहीं कहेंगे, सिंपल हम शक्ल नहीं, बिल्कुल जुड़वा भाई। मतलब आपके पास अगर आपके 5 रुपए के सिक्के हैं, इसके ऊपर एक जैसे पाँच रुपए के सिक्के आप रखते जाइए तो नीचे वाला 5 रुपए का सिक्का जो है बिल्कुल उसके नीचे छुप जाएगा। मतलब सर एक ऐसी फिगर्स आ रही हैं जिनकी हूबहू शक्ल भी सेम, आपके पास साइज भी आना चाहिए और शेप भी आनी चाहिए। उन फिगर्स को आप जो है मेरे दोस्त क्या कहेंगे, उन फिगर्स को आप जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब दे शुड बी इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट, साइज में भी सेम होनी चाहिए और शेप में भी सेम होनी चाहिए। दो ट्रायंगल को आप कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, अगर उनके साइड्स और एंगल्स एक ट्रायंगल के बराबर होने चाहिए, दूसरे ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बराबर। फॉर एग्जांपल हम आपके पास कहेंगे, ये आपके पास फिगर्स को दिए जा रहे हैं ए बी सी पी क्यू आर, इस तरह से आपके पास बहुत सारे दिए जा रहे हैं। अगर आपके पास देखिए फॉर एग्जांपल हम कहें कि
इसकी वैल्यू एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। अगर ये एंगल बी जो है इसकी वैल्यू आपके पास एंगल क्यू के साथ आ रही है, एंगल ए की वैल्यू जो है एंगल पी के साथ आ रही है, एंगल सी की वैल्यू जो है एंगल आर के बराबर आ रही है। इस तरह से जो साइड्स हैं ये भी बिल्कुल आपस में बराबर आ रहे हैं। जैसे बी सी जो है वो आपके पास क्यू आर के बराबर आ रहा है, ए बी जो है आपके पास वो आपके पास पी क्यू के बराबर आ रहा है, और बचा हुआ आपके पास ए सी जो है वो भी आपके पास बिल्कुल आर पी के बराबर आ रहा है। तो आप इस सूरत में कहेंगे दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट लिखने का सूरत क्या है, अगर एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो बीच में आपका इज इक्वल टू और ऊपर इस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब हो गया दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी को, तो हम लिखने का तरीका हमारे पास ये आ रहा है, ये हमने आपको पहले ही बोल दिया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए दो ट्रायंगल्स तो इसका मतलब ये होगा कि साइड जो आ रहे हैं पी क्यू आर के, अगर आप पी क्यू आर के साइड बराबर एबीसी पर गिराएंगे तो एबीसी जो है इसके नीचे पूरा पूरा छुप जाएगा, ऐसे कहने का मतलब है। तो सीपीसीटी जो है बहुत बार एग्जामिनेशन इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, और इन्हें आप सीपीसीटी कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब आपका पी क्यू आर अगर आपके पास एबीसी के कॉन्ग्रुएंट है तो आप लिखने का तरीका ये है, लिखने का तरीका ऐसे लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिख पाएंगे आपके पास कि क्यू आर पी कॉन्ग्रुएंट है इसके। क्यों, पी क्यू आर जब कॉन्ग्रुएंट ए बी सी का होगा इसका मतलब ये होगा कि एंगल पी जो है एंगल ए के बराबर है, एंगल क्यू जो है एंगल बी के बराबर है, एंगल आर जो है एंगल सी के बराबर है, और पी क्यू जो है ए बी के बराबर है, क्यू आर जो है बी सी के बराबर है, और पी आर जो है ए सी के बराबर है। ये बात आपको पकड़नी होगी। अब क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया पर आप जो है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। पहला क्राइटेरिया आ जाता है, वो आपके पास आ जाता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड के कहने का मतलब क्या है सर, साइड एंगल साइड कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये हमने सर ए बी और सी एक ट्रायंगल कह दिया, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू और आर आ रहा है। अगर हम कहें कि ए बी और पी क्यू की लेंथ सेम है, ए सी और पी आर की लेंथ सेम है, और इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है, जैसे यहाँ पर एंगल ए आ रहा है और एंगल यहाँ पर पी आ रहा है, ये एंगल भी सेम है, तो आप कहेंगे दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या है सर, दो साइड इक्वल होने चाहिए और दो साइड के बीच में जो एंगल है वो आपस में बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हम कहेंगे सर, अगर आपके पास ऐसा कहें कि भाई साहब ए बी और सी जो है इसमें ए बी पी क्यू के बराबर है, हाँ जी, ए सी जो है पी आर के बराबर है, और हम कह दें कि सर एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं सर, लाजमी नहीं है। लाजमी के लिए जरूरी के लिए ये बात है कि जो एंगल बीच में आ रहा है, इन दो साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है ये वाला, और इन दो साइड के बीच में एंगल जो आ रहा है ये वाला, ये दो एंगल जो है एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल पी, देन एंड ओनली देन दीज टू ट्रायंगल्स शुड बी कॉन्ग्रुएंट। बात पकड़ में आ गई? तो इस कॉन्ग्रुएंसी को आप जो है साइड एंगल साइड कहते हैं, मतलब दो साइड और साइड दो के बीच में जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, पहली कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब ये है कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी तो फॉलो हो रही है, लेकिन एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल जो है फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या सर, एंगल साइड साइड फॉलो नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इस तरह से आपके पास ट्रायंगल दिया जा रहा है, ये आपके पास ट्रायंगल ए बी और सी है, ये दूसरा आपके पास ट्रायंगल दिया जा रहा है, इसकी वैल्यू पी क्यू और आर है। मतलब हम कहेंगे ये वाला एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, और हम कहेंगे ए बी जो है मेरे दोस्त पी क्यू के बराबर है, ए सी जो है पी आर के बराबर है। तो क्या कॉन्ग्रुएंट है सर? नहीं, हम नहीं कह सकते ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो बराबर होना चाहिए। या ऐसा कहेंगे साइड साइड और एंगल हो, कि दो साइड आप में बराबर हो और कोई और एंगल जैसे यहाँ पर आ रहा है वो इक्वल हो, तो वो वाली कॉन्ग्रुएंसी भी फॉलो नहीं होती है। मतलब आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच आर फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट फॉलो इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो आपके पास ऑप्शन एक दिया जाएगा साइड साइड एंगल, तो वहां आप क्लिक कर सकते हैं, या एंगल साइड साइड वहां आप फॉलो क्लिक कर सकते हैं। दूसरी कॉन्ग्रुएंट रूल क्या है? पहले आपने साइड एंगल साइड पढ़ लिया, दूसरा आपके पास आ जाता है कॉन्ग्रुएंट एंगल के लिए रूल, जिसे आप एंगल साइड और एंगल कहेंगे। एंगल साइड और एंगल का मतलब क्या है सर? हमारे पास दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ए बी और सी एक ट्रायंगल दिया गया है, दूसरा आपके पास डी ई और एफ एंगल ट्रायंगल दिया गया है। एंगल आपके पास बी जो है इसकी वैल्यू ई के बराबर है, एंगल सी की वैल्यू जो है वो एंगल एफ के बराबर है। उन दोनों एंगल के बीच में जो साइड है, जैसे यहाँ पर साइड ये वाला आ रहा है बी सी वाला, और यहाँ पर जो साइड है ई एफ आ रहा है, दो एंगल के बीच में जो साइड है वो भी बराबर आ रहे हैं और दो एंगल्स बराबर आ रहे हैं, तो इस सूरत में भी ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और इस रूल को आप जो है एंगल साइड और एंगल कहेंगे, दो एंगल्स और इनके बीच में जो साइड है वो बराबर होना चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी ही रखनी है। अब ये तो लाजमी बात है कि अगर दो दो एंगल बराबर आ जाएंगे तो तीसरा एंगल तो बराबर होना ही होना है, तो मतलब एंगल एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी जो है वो भी फॉलो होगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास हम कहेंगे एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, एंगल सी जो है
एंगल एफ के फॉर्मूला हम कहेंगे एंगल बी की वैल्यू 2 मिनट के लिए मान लेते हैं सर 30 डिग्री आ रही है, इसका मतलब एंगल ई जो है ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। एंगल सी की वैल्यू अगर आप 60 डिग्री मान लें तो लाजमी है कि एंगल एफ जो है ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। अब सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो है 180 होता है, मतलब इन दोनों का 90 आ गया तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए। अगर इन दोनों का 90 आ रहा है तो इसका 90 आना ही चाहिए, मतलब दो एंगल बराबर होंगे, तीसरा लाजमी है कि बराबर होना चाहिए। जब तीनों एंगल बराबर आ जाएंगे तो वहां पर जो है मेरे दोस्त कॉन्ग्रुएंसी फॉलो होनी ही होनी। चलिए, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आपके पास एंगल साइड एंगल आ जाए या एंगल एंगल और साइड की आ जाए, ये भी फॉलो हो जाएगी। चलिए, तो क्या ऐसा कहें कि एंगल तीनों बराबर आ जाएं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि मेरे दोस्त? पीछे तो हमने आपको बोल दिया कि अगर आपके पास दो एंगल्स और बीच में साइड बराबर आ जाए तो आपने कॉन्ग्रुएंट ले लिया, या ऐसा भी कहेंगे कि दो एंगल्स और उनके दूसरा वाला साइड आ जाए वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपके पास तीनों एंगल बराबर आ जाएंगे तो जो फिगर्स हैं वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या कह सकते हैं आप? हाँ जी, एक सेकंड में जी सर। तो कह सकते हैं सर? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? ये देखिए क्यों नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते। हम कहेंगे आपके पास ए बी और सी आपके पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, पी क्यू और आर एक ट्रायंगल दूसरा दिया जा रहा है। एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। तो क्या आप कहेंगे एंगल एंगल और एंगल अगर तीन बराबर तो कॉन्ग्रुएंट है एंगल? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने क्या कहा है? हमने कहा है मेरे दोस्त, इसको आप यहां से उठाएंगे, अगर ए बी सी को उठा के पी क्यू आर पर गिराएंगे तो क्या पी क्यू आर इसके लिए पूरा छुप जाएगा? आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि साइड की लेंथ जो है चेंज हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है। तो उस सूरत में आप क्या कहेंगे कि दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। हो भी सकता है सर, ऐसा हो सकता है कि इसकी वैल्यू 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू भी 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री है, इसकी 90 डिग्री है, इसकी भी 90 डिग्री है, लेकिन पी क्यू की लैंग्वेज जो है ए बी से बहुत बड़ी है, ए सी की लैंग्वेज से पी आर की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, बी सी की लैंग्वेज से क्यू आर की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, तो दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो लाजमी बात है कि दो एंगल के साथ साथ एक साइड के इक्वल होना बहुत लाजमी है अगर आप कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे। तीसरी कॉन्ग्रुएंट आ रहा है क्या सर? साइड साइड आ जाए, तीन साइड बराबर आ जाए तो आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? हाँ सर, ये हो सकता है। अगर तीन साइड बराबर आ जाए, तीनों साइड बराबर आ रही हैं, या आपके पास ए बी और सी एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, ये दूसरा आपके पास पी क्यू और आर दिया जा रहा है, ए बी की लैंग्वेज जो है पी क्यू के बराबर है, ए सी की लैंग्वेज जो है पी आर के बराबर है, बी सी की लैंग्वेज जो है मेरे दोस्त वो क्यू आर के बराबर है, तो इस सूरत में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, ये आप कह सकते हैं। अगर आपका ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी जो है फॉलो होती है। मतलब कहने का क्या है सर? अगर आपके पास इस तरह से कहेंगे ए बी और सी एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, दूसरा ट्रायंगल आपके पास पी क्यू और आर दिया जा रहा है, मतलब एंगल बी जो है ये 90 डिग्री के बराबर है, एंगल क्यू जो है ये भी 90 डिग्री के बराबर है। ये जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज, हाँ जी, इसका आ जाएगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, और आपस में कोई भी साइड इक्वल आ जाए। एक तो ये 90 डिग्री दोनों होनी चाहिए, हाँ जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल दोनों है, और हाइपोटेन्यूज और आपस में कोई भी साइड इक्वल आ जाए तो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। जिससे पीछे आपने पढ़ लिया कि साइड एंगल और साइड होनी चाहिए। यहाँ क्या है सर? राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज और कोई साइड आपस में बराबर आ रहा है तो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे ये बात आपको पकड़ में आई होगी, बेहतर तरीके से आपने चीजें सीखी होंगी। कॉन्ग्रुएंसी क्लियर? बात पढ़ेंगे आप सिमिलर ट्रायंगल की। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या? सिमिलर कहेंगे सर एक जैसे लग रहे हैं। एक जैसे लगने का मतलब क्या सर? एक जैसे लगने का मतलब ये है कि भाई साहब ट्रायंगल जो है कोई फिगर्स अगर आप कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट के लिए आपने पढ़ लिया कि हूबहू शक्ल और सूरत बिल्कुल सेम होनी चाहिए, शेप भी सेम होनी चाहिए, साइज भी सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ शेप जो है एक जैसी होनी चाहिए, लाजमी नहीं कि साइज भी सेम हो। तो ऐसा कह सकते हैं कि हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है ऑटोमेटिकली सिमिलर आ जाएगा, लेकिन हर एक सिमिलर ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। समझिए, हम कहेंगे ये आपके पास एक फिगर है, ये सर्कल दिए जाएंगे, मतलब शेप जो है इनकी सेम आ रही है लेकिन साइज सेम नहीं है। शक्ल सेम आ रही है लेकिन जो साइज है वो सेम नहीं आ रहा है, तो इस सूरत में ये सर सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये आपने कहा कुछ रूल हैं इसके भी।
तो ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट कन्वर्ज जो है वो लाजमी नहीं है। दो पॉलीगन्स सेम नंबर साइड्स के सिमिलर कब होंगे? अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, पहली शर्त ये आ रही है। और इसके साथ साथ क्या आ रहा है सर, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ लिया था एंगल्स बराबर होने चाहिए, साइड्स बराबर होने चाहिए, हाँ जी, जिनके बारे में बात करेंगे। यहाँ बात हो रही है कि एक तो एंगल्स बराबर होने चाहिए और जो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल, इक्वल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, इक्वल रेशियो में होनी चाहिए। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि अगर आपके पास ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर दिया जा रहा है, पी क्यू आर एस दूसरा कोऑर्डिनेटर दिया जा रहा है, एंगल ए की वैल्यू जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल डी की वैल्यू जो है एंगल एस के बराबर है, और ए डी डिवाइड बाई पी एस की वैल्यू जो है आपके पास डी सी डिवाइड बाई एस आर के बराबर, ये कह रहे हैं सर ए बी डिवाइड बाई पी क्यू। अगर आपके पास ए डी डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू डी सी डिवाइड बाई एस आर इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई आर क्यू, अगर ये बराबर आ रहे हैं, हाँ जी, एक तो साइड्स के रेशियो बराबर आ रहे हैं और मेरे दोस्त एंगल्स बराबर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे ट्रायंगल जो हैं, जो फिगर्स हैं, ये सिमिलर हैं। दो में से एक बात होगी तो काम नहीं बनेगा। ये तो होगी सर इन जनरल फिगर्स की। अगर ट्रायंगल्स के बारे में बात करें, दो ट्रायंगल्स को आप सिमिलर कब कहेंगे? अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और इसके साथ साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे ये आपके पास सेम रेशियो में होने चाहिए, तो बात बनेगी। If corresponding angles of two triangles are equal, then they are known as equitangular triangles. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको याद रखनी है, जिसे आप थेलेस थ्योरम कहते हैं। अगर आप एक लाइन ड्रा करते हैं जो पैरेलल होगी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ताकि इंटरसेक्ट करे अदर टू साइड्स इन डिस्टेंट पॉइंट्स, जो अदर टू साइड्स होंगे ये डिवाइड किए जाएंगे सेम रेशियो में। सर कहना क्या चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास ए बी और सी एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, ठीक है जी, ए बी और सी में आप जो है डी ई, अगर आप एक लाइन ड्रा कर रहे हैं जो पैरेलल है, अगर आप कहेंगे कि डी ई जो है मेरे दोस्त ये पैरेलल आ रही है बी सी को, तो इसका मतलब ये लाजमी हो जाएगा कि ए डी डिवाइड बाई डी बी जो है ये आपके पास ए ई डिवाइड बाई ई सी के बराबर होगा। या कन्वर्सली अगर ये दिया हो उधर से, अगर आप एक फिगर दी जा रही है कि ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी, तो आप कहेंगे सर डी ई जो है ये पैरेलल होगी बी सी को, ये थेलेस थ्योरम कहलाती है। बात पकड़ में आ गई कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट दी जा रही है जो अपोजिट साइड के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, डी और ई को ज्वाइन करती है, इस तरह से ज्वाइन करती है कि डी ई लाइन जो है तीसरे साइड को पैरेलल बन जाएगी, तो उस सूरत में आपके पास जो ये पॉइंट्स होंगे डी और ई, ये इक्वल प्रोपोर्शनलिटी में, इक्वल रेशियो में ए बी को और ए सी को डिवाइड करेंगे। मतलब ए डी डिवाइड बाई डी बी जो होगा वो ए ई डिवाइड बाई ई सी के बराबर होगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। अब जिस तरह से आपके पास कुछ थॉर्म्स, कुछ आपके पास क्राइटेरिया आपने मेरे दोस्त कॉन्ग्रुएंसी में याद रख लिए थे, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के लिए याद रख ली थी, ऐसे ही कुछ बातें जो हैं, कुछ क्राइटेरिया आपके पास सिमिलर एंगल्स में आ रही हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो साइड्स आ रही हैं ये इक्वल प्रोपोर्शनलिटी में होनी चाहिए, इन द सेम रेशियो होनी चाहिए साइड्स, या इक्वल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। मतलब क्या सर, अगर आपके पास एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल सी आपके पास एंगल एफ के बराबर है, और रेशियो जो है आपके पास ए बी का डिवाइड बाई डी ई का सेम आ रहा है जैसे ए सी का डिवाइड बाई डी ई एफ का और बी सी डिवाइड बाई ई एफ का, ई डी आपके पास बी सी डिवाइड बाई ई एफ, ए सी डिवाइड बाई डी एफ सेम आ रहा है, तो उस सूरत में आप कहेंगे दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। चलिए जी, ये बात क्लियर हो गई तो अच्छी बात है। आपको क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर आपके पास तीन एंगल्स जो हैं बराबर होंगे तो फिगर जो है यहाँ पर सिमिलर आ सकते हैं। जैसे पीछे हमने बोल दिया कि अगर आपके पास तीन एंगल बराबर होंगे तो बात जो है लाजमी नहीं है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन तीन एंगल्स अगर इक्वल हैं तो आपके पास सिमिलरिटी रूल फॉलो होता है। एंगल का जो है एंगल की जो थ्योरम है, ये रूल जो है ये सिमिलरिटी में फॉलो होता है। अगर दो साइड्स एक ट्रायंगल के रेस्पेक्टिव इक्वल हैं, दो साइड्स दूसरे ट्रायंगल के, तो ये भी सिमिलर आ जाएंगे, क्योंकि तीसरा साइड तो लाजमी है कि बराबर होना ही होना है। जो अभी पीछे आपको हम पढ़ा चुके हैं कि आपके पास ए बी और सी एक ट्रायंगल है, पी क्यू और आर दूसरा ट्रायंगल है। अगर ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली सी जो है आर के बराबर आ ही जाएगा। तो ये जो मतलब कहने क्या कि दो एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं दो ट्रायंगल्स की, तो ये भी इस सूरत में भी ट्रायंगल जो है ये सिमिलर हो सकते हैं। तो साइड की रूल जो है मेरे दोस्त कॉन्ग्रुएंसी में फॉलो हो जाता है। जब कॉन्ग्रुएंसी में फॉलो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सिमिलरिटी में फॉलो होना ही होना है, क्योंकि सिमिलरिटी जो है आप मानिए छोटा बच्चा मानेंगे किसका, कॉन्ग्रुएंसी का।
ठीक है। साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड एंगल साइड की जो क्राइटेरिया है ये सिमिलर, ये कॉन्ग्रुएंसी में फॉलो हो रहा है, क्योंकि हम इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी आपको पहले पढ़ा के आए फिर सिमिलरिटी पर आए। अक्सर बहुत सारे चैनल्स पर आपने देखा होगा कि भाई सब सिमिलरिटी पहले पढ़ाते हैं फिर कॉन्ग्रुएंसी पर आते हैं, लेकिन हमारा जो है हमने थोड़ा चेंज करने का बेहतर लगता है हमें कि हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं फिर सिमिलरिटी पर भी जाते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ चुके, सिमिलरिटी में कुछ चीज़ें पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जैसे आपके पास साइड एंगल साइड कहीं पर आ जाए कि दो साइड्स और आप दो साइड्स आपके पास आ रहे हैं, जैसे एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर आ रहा है और दो साइड प्रोपोर्शन आ जाएं। दो प्रोपोर्शन मतलब क्या है सर, ए बी डिवाइड बाई डी ई, या आपके पास ए सी डिवाइड बाई डी एफ के बराबर है। जैसे यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी है सर, 2 यूनिट दी गई, 2 सेंटीमीटर दी गई है। डी एफ की वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर दी गई है। ये आपके पास आ रहा है 4 डिवाइड बाई 6, ये भी 2/3 के बराबर आ जाएगा। तो इस सूरत में भी आपके पास ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन ख्याल रखना कि जब कॉन्ग्रुएंसी में बात करेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी में इक्वलिटी पर बात होती है मेरे दोस्त, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी पर बात होती है कि दो साइड के बीच में जो है सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए, एंड साइड इज इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो वहां पर इक्वल होते थे। ये चीज आपको याद रखनी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए जी, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कहने का मतलब क्या है सर, हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल दिया जा रहा है, ये दो ट्रायंगल अगर आपके पास सिमिलर आ रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अगर आपको निकालना होगा तो कोई भी दो साइड ले लिए, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इसका स्क्वायर ले सकते हैं, ए सी डिवाइड बाय पी आर इसका स्क्वायर ले सकते हैं, बी सी डिवाइड बाय क्यू आर इसका साइड ले सकते हैं। ठीक है जी, या अगर आप इसकी हाइट h1 डिवाइड बाय h2 इसका स्क्वायर आप ले सकते हैं बेहतर तरीके से। उम्मीद करेंगे चीज़ें आप समझ रहे होंगे, यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो हम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में एग्जामिनेशन क्वेश्चन आते हैं, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, वो देख सकते हैं। तो ये वन शॉट जो है बिल्कुल सारे कंसेप्ट को आपके पास देने की एक कोशिश की जा रही है। सेंटर्स के बारे में बात करें तो 3-4 इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जिन पर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो आपके पास इन सेंटर होता है, दूसरा सर्कम सेंटर होता है, तीसरा सेंट्रॉइड होता है और चौथा आपके पास ऑर्थो सेंटर होता है। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हम आपके पास मीडियन क्या है, अल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, अल्टीट्यूड क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ा चुके। ठीक है जी, क्यों पढ़ा चुके, ताकि काम जो है आपके पास आसान हो जाए। अब बात करेंगे सर इन सेंटर से। इन सेंटर क्या है सर, इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट मानेंगे आपके पास जो ट्रायंगल के अंदर आप अगर सर्कल एक ड्रा करते हैं जो हर एक साइड को मानिए आप टच करता है, जो हर एक साइड से टच करने वाला होगा तो वो वाला सर्कल आपके पास इन सर्कल कहलाएगा, और इस इन सर्कल का जो सेंटर होगा उसे आप इन सेंटर कहेंगे। मैथमेटिकली कहेंगे इन सेंटर आपके पास एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर तीन आपके पास एंगल बाइसेक्टर जो है मीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि ए बी और सी आपके पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है। ठीक है जी, एंगल ए है सर ये आपके पास, ये एंगल बी आपके पास, ये एंगल सी है। आपने सर ए डी बीई और सी एफ तीन लाइनें इस तरह से ड्रा की हैं कि ए डी जो है एंगल ए को दो हिस्सों में बराबर तब्दील करता है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। बीई जो है एंगल बी को दो हिस्सों में बराबर तब्दील कर रहा है, और सी एफ जो है एंगल सी को दो हिस्सों में बराबर तब्दील कर रहा है, तकसीम कर रहा है। ठीक है जी, तीनों इस तरह से आपने कर दिए। तो जहां पर ये तीन बराबर एंगल बाइसेक्टर मीट करेंगे इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट को आप जो है मेरे दोस्त इन सेंटर कहेंगे। सेंटर ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर। इन सर्कल जो आपके पास सर्कल के अंदर आप जो है सर्कल बना रहे हैं ट्रायंगल के अंदर, उसे आप इन सर्कल कहेंगे, और इस इन सर्कल का जो सेंटर हो गया उसे आप इन सेंटर कहेंगे। ख्याल रखने वाली बात यह है कि इन सेंटर है ये हर एक साइड से इक्वल दूरी पर है, क्योंकि इसकी रेडियस भी आर आ जाएगी, यहाँ से लेकर मतलब ओ से लेकर आई से लेकर एफ तक सेम आ रहा है, जितना आई से लेकर ई तक इसकी रेडियस आर आ रही है, और आई से लेकर डी तक जो है सिमिलर आर आ रहा है, इसे आप इन रेडियस कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, ये ठीक है। एग्जामिनेशन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन अक्सर यहाँ पर पूछा जाता है कि साहब ये बताइए हमें इसकी वैल्यू कितनी है, एंगल बी आई सी की वैल्यू अक्सर पूछी जाती है। अगर आपके पास आई इन सेंटर है तो एंगल बी आई सी की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 90 डिग्री प्लस टाइम्स हाफ ऑफ एंगल टू एंगल ए। इस तरह से अगर आपके पास इसकी वैल्यू पूछी जाए, किसकी, इस वाले की, ए आई सी की, एंगल ए आई सी की, तो आप लिखेंगे सर 90 डिग्री प्लस टाइम्स इसके अपोजिट में कौन सा सर साइड एंगल है, बी है, तो एंगल बी डिवाइड बाई 2। इस तरह से अगर आपके पास ए आई बी का पूछा जाए, एंगल ए आई बी, आप लिखेंगे सर 90 डिग्री प्लस टाइम्स ए आई बी के अपोजिट में एंगल कौन सा, एंगल सी डिवाइड बाई 2।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये तो नहीं पूछेगा कोई सर ये क्या है वो क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इस पर आ जाते हैं। तो इन सेंटर आपके पास दिया जाएगा, बोला जाएगा क्वेश्चन में आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपके पास इस तरह से दिया जाएगा कि आई इज इन सेंटर, आई इज इन सेंटर ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है जी। एंगल ए की कुछ वैल्यू दी गई होगी, पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ बी आई सी, आप बोलेंगे सर बी आई सी की वैल्यू जो है 2 टाइम्स आ रही है इसकी, ये आपको याद रखना, सॉरी 90 प्लस एंगल ए बाई 2 आ रही है। अगर आई की जगह पर हम सर्कम सेंटर पढ़ेंगे तो फिर 2 टाइम्स आ जाएगा, तो सर्कम सेंटर जब पढ़ेंगे तो हम पर बात करेंगे। फिलहाल इन सेंटर की बात कर दिए कि अगर आपके पास आई इन सेंटर है तो एंगल बी आई सी की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, इस तरह से दूसरे का भी आप निकाल सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। रिलेशन आ जाती है कि भाई साहब इन रेडियस और ट्रायंगल के एरिया के बारे में क्या रिलेशन आ जाती है, ठीक है। अगर आपके पास आई या आप ले लिए बी ई, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट आपके पास डी है, आई से लेकर एफ तक इसकी रेडियस आर आ रही है, ये भी रेडियस आर हो गई, ये भी रेडियस आर हो गई, ठीक है जी। अगर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा से हम डिनोट कर रहे हैं इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है कुछ, स्मॉल आर जो है ये इन रेडियस है, एस अगर आप ले रहे हैं सर, अगर इसकी लेंथ सी यूनिट्स आ रही है, इसकी ए यूनिट्स आ रही है, इसकी आपके पास लेंथ जो है बी यूनिट्स आ रही है, तो सेमी पैरामीटर किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो रिलेशन अगर इन तीनों में पूछी जाएगी तो आप क्या बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर आपके पास जो इन रेडियस आर आती है ये किसके बराबर है सर, एरिया का ट्रायंगल कितना निकलेगा, ट्रायंगल का एरिया कितना निकलेगा, ट्रायंगल ऑफ एरिया डिवाइड बाई सेमी पैरामीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इन रेडियस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाई सेमी पैरामीटर। तो ये याद रहेगा तो अच्छी बात है, यहाँ तक अच्छी बात है। चलिए अगर आपके पास अब ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल में आप बात क्या करेंगे, राइट एंगल कहने का मतलब क्या है सर, अगर आपसे पूछा जाए कि ये ए बी और सी आपके पास एक ट्रायंगल दिया जाए राइट एंगल ट्रायंगल, ये पॉइंट आई है सर इन सेंटर आ रहा है, ठीक है जी। मतलब अगर इसकी देखेंगे सर, अगर इस पॉइंट को आप जो है, चलिए सर नाम दे दीजिए, कुछ दे दिए, पी पॉइंट है ये आपके पास, पॉइंट क्यू आपने दे दिया, पी आई की लेंथ आई आर आ रही है, आई और क्यू की लेंथ भी आर आ रही है, तो मतलब आई और बी की लेंथ जो है, आई और बी की लेंथ जो है ये अब आर अंडर रूट 2 आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ लगा सकते हैं कि आर स्क्वायर, ठीक है जी, इसकी लेंथ भी आर स्क्वायर आ जाएगी। अगर आप इसकी लेंथ एक्स ले लेते हैं तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2 टाइम्स आर स्क्वायर का होल रूट, या आपके पास आर अंडर रूट 2 आ जाएगी, ये आपको याद रखना है, ये चीज़ पूछी जाती है। चलिए ये तो एक तो बात ये होगी, अक्सर आपके पास ये जो बी पॉइंट है ये ऑर्थो सेंटर कहलाता है, ऑर्थो सेंटर क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि आपके पास बी और आई की जो लेंथ पूछी जाएगी, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया जा रहा है, आई इन सेंटर है, अगर आप आई इन सेंटर है तो जहां पर राइट एंगल बन रहा है बी पर, बी और आई सी कितनी लेंथ आ जाएगी, आर इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगी, ठीक है जी। और अगर इसकी हाइट, अगर आप हाइपोटेन्यूज की लेंथ एच ले रहे हैं, ए बी अगर परपेंडिकुलर इसकी लेंथ अगर आप पी आ रही है, बी सी अगर बेस है इसकी लेंथ अगर आप बी ले रहे हैं, तो रिलेशन आ जाती है कि आर जो है इन सेंटर जो है इसकी वैल्यू कितनी आती है सर, आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर कितना है, पोलर टाइम्स बेस कितना है, माइनस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नोट कर सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेंगे, आप कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इन सेंटर की आपके पास लेंथ पूछी जाए, अगर आपका ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ दी जाए, हाइपोटेन्यूज की लेंथ दी जाए, बेस की लेंथ दी जाए, तो उस सूरत में आपके पास आर की वैल्यू जो है इन सेंटर की, इन रेडियस की वैल्यू जो है मेरे दोस्त आ जाएगी पी प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई 2, आप ऐसे कर सकते हैं। अब ठीक है जी, अगली बात यह है कि अगर ट्रायंगल जो है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, हाँ जी ठीक है, हर चीज़ आपको समझ के चलनी है कि अगर इसकी लेंथ भी ए यूनिट्स आ रही है, इसकी लेंथ भी ए यूनिट्स आ रही है, इसकी लेंथ भी यूनिट आ रही है, तो उस सूरत में आपके पास जो इन सेंटर की इन रेडियस की वैल्यू है आर स्मॉल से हम जिसे डिनोट करेंगे वो किसके बराबर आ जाएगी, इज इक्वल टू ए, हाँ जी, डिवाइडेड बाई 2√3। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी ही रखनी है। अगर आपके पास इस तरह से आपके पास एक अल्टीट्यूड ड्रा करें जिसकी वैल्यू अगर आप एच आ रही है, अल्टीट्यूड की वैल्यू एच आ रही है, तो आर की वैल्यू मेरे दोस्त जो है h/3 आ जाएगी। बस यही चीज़ें आपको याद रखनी है, इन पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन बनेंगे। निकालना जरूर, आप बोलेंगे हम निकाल भी आपको दे सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत आपके पास एग्जामिनेशन में नहीं है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो है एमसीक्यू टाइप है। याद रखना है ये चीज़ कि रेडियस पूछी जाए, अगर आपके पास इन रेडियस पूछी जाएगी, ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आर की वैल्यू a/2√3 आ जाएगी। अगर आपके पास एच हाइट दी जा रही है, अल्टीट्यूड दिया जा रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, तो आप बोलेंगे सर आर की वैल्यू जो है h/3 आ जाएगी। ऐसे आप याद रख पाएंगे बड़े बेहतर तरीके से।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट जो है जिस पर एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनता है वो मेरे दोस्त क्या है, वो आपके पास सर्कम सेंटर कहलाता है। सर्कम सेंटर किसे कहेंगे? सर्कम सेंटर मेरे दोस्त इस तरह से आ जाएगा। अगर आपके पास, चलिए सर इसका सर्कल हमें मिस हो गया बनाना, फॉर एग्जाम्पल चलिए जी, आप इस तरह से मान लिए कि अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट को आपने ओ दे दिया, ओ सेंटर रख के आप इस तरह से एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं जो आपके पास हर एक वर्टेक्स को, हर एक पॉइंट ए बी और सी को टच कर रहा है। तो पॉइंट ओ जो होगा मेरे दोस्त वो आपके पास सर्कम सेंटर कहलाएगा, क्योंकि ये जो सर्कल हो जाएगा ये सर्कम सर्कल आ जाएगा। जिस तरह से कहते हैं सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ये सर्कम सर्कल मतलब आपके पास ये सर्कल ट्रायंगल के बिल्कुल हर एक वर्टेक्स को टच कर रहा है, ट्रायंगल इसके अंदर आ रहा है। तो इस सूरत में क्या बात आ जाएगी कि जो पॉइंट ओ होगा ये इक्वी डिस्टेंट होगा हर एक वर्टेक्स से। मतलब क्या सर? मतलब ये है कि ओ से लेकर सी तक रेडियस आर आ जाएगा, ठीक है जी। ओ से लेकर ए तक रेडियस कैपिटल आर आ जाएगा, ओ से लेकर बी तक रेडियस आर आ जाएगा। कि जिस तरह से आपने पीछे इन सेंटर पढ़ लिया था कि इन सेंटर जो है इक्वी डिस्टेंट आ रहा है हर एक साइड से। यहां पूछा जाए एग्जामिनेशन क्वेश्चन कि जो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर जो है इक्वी डिस्टेंट आ रहा है फ्रॉम ईच एंड एवरी वर्टेक्स। ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब कहने का ये है कि आपके पास ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इसकी वैल्यू जो है कैपिटल आर जो है ये सर्कम रेडियस आ रही है। उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आई होगी। जैसे पीछे आपके एंगल पर क्वेश्चन आ सकता है, यहां भी आ सकता है कि भाई साहब पूछा जाए कि आपके पास ओ जो है वो आपके पास सर्कम सेंटर दिया जा रहा है, हाँ जी सर्कम सेंटर दिया जा रहा है, तो इसकी वैल्यू पूछी जाए कि भाई साहब इसका वैल्यू हमें बताइए। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करें कि एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए ओ बी इस सूरत में आपके पास ए ओ बी इस सूरत में आपके पास दुगना 2 टाइम्स एंगल सी आ जाएगा। इस तरह से अगर आपके पास ए ओ सी का पूछा जाएगा तो 2 टाइम्स एंगल बी आ जाएगा। अगर ए ओ बी पूछे ए बी ओ सी पूछा जाएगा तो 2 टाइम्स एंगल ए आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। हाँ जी, पोजीशन पूछी जाए कभी कि भाई साहब बोलिए कि सर्कम जो सेंटर है ये कहाँ होगा। अगर ट्रायंगल आपके पास अक्यूट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, अगर अक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो लाजमी बात है कि जो आपके पास सर्कम सेंटर होगा ये ट्रायंगल के अंदर ही होगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आ रहा है मेरे दोस्त तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में आपके पास ट्रायंगल के बाहर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है तो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर होगा। क्या होगा सर? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर आपके पास ये देखने को मिलेगा। ये देखिए बात करेंगे इस तरह से। अगर आपके पास ट्रायंगल एक दिया जा रहा है सर ए बी और सी, चलिए मानिए कि ओ जो है इसका सर्कम रेडियस आ रहा है। क्या आ रहा है सर? सर्कम रेडियस आ रहा है। मतलब कहना है कि सर ओ बी की लेंथ जो है आर आ रही है, ओ सी की लेंथ जो है आर आ रही है, ओ ए की लेंथ जो है कैपिटल आर आ रही है। यहां तो बात क्लियर है, ठीक है जी। एंगल आपके पास जो है एंगल बी ओ सी ये किसके बराबर है? 2 टाइम्स एंगल ए। और आपको पता होना चाहिए ये बात हमें अभी आपको बोलना भूल ही गई कि पॉइंट ओ जो है ये बेसिकली होता क्या है, ये आपके पास जो 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। ये देखिए सर फॉर्मूला हम कहें कि 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आ रहे हैं, अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहे हैं, मतलब ए बी पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है, ये अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी पर ड्रा कर दिया और ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ए सी पर ड्रा कर दिया, तो 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उसे आप क्या कहेंगे सर? उसे आप सर्कम सेंटर कहेंगे। तो सर्कम सेंटर क्या है? सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो चलिए ये चीज आप जो है याद रख लेंगे। जैसे पीछे आपने एंगल बाइसेक्टर के लिए याद रख लेते हैं इन आपके पास सेंटर, इस तरह से आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर तीनों मीट करेंगे उसे आप सर्कम सेंटर कहेंगे। अब आपके पास बोला जाए कि ओ जो है ये आपका सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर कहने का मतलब क्या है सर? हम कहेंगे कि भाई साहब अगर आप यहाँ पर इसको पॉइंट कुछ नाम देते हैं सर, डी दे देते हैं, तो आप कहेंगे सर ये जो बी सी डी पॉइंट है इसको बराबर 2 हिस्सों में तब्दील करेंगे। अगर टोटल लेंगे इसकी ए यूनिट्स आ रही है तो बी डी की लेंगे स्मॉल a/2 आ रहा है, इसकी लेंगे भी हाफ आ रही है। बी ओ सी एंगल जो है मेरे दोस्त ये सारे का सारा एंगल कितना आ रहा है सर? 2 टाइम्स एंगल ए आ रहा है। मतलब सर ये वाली इसकी वैल्यू भी आप ए ले सकते हैं एंगल, इसकी वैल्यू आप एंगल ए ले सकते हैं। यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रही है। अगर आप इस एंगल को ही देखें क्योंकि ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो यहाँ से आपके पास ये वाला एंगल जो है बी ओ और ए
एंगल बी ओ और ए, बी ओ डी सर, ये डी वैल्यू ले रहे हैं, बी और डी की वैल्यू सर कितनी आ रही है, एंगल ए के बराबर है ये भी, हाँ जी। तो साइन ऑफ एंगल ए अगर हम यहाँ से पूछें आपके पास, वो कितना आ जाएगा सर, साइन परपेंडिकुलर कितना आ रहा है सर, a/2, ये परपेंडिकुलर इसका आ जाएगा, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है सर, आर इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2r। या ऐसा कहें, ये जो इंपॉर्टेंट बात हम आपको कह रही हैं कि अगर आपके पास ओ सर्कम रेडियस दिया जा रहा है, ठीक है जी, तो इस सूरत में आपके पास साइन ऑफ ए की वैल्यू जो है या सर्कम रेडियस की वैल्यू आपको जो निकालनी है, और ये कैसे ले सकते हैं आप, ए डिवाइड बाई साइन ऑफ ए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो जिस पर क्वेश्चन बनेगा कि अगर आपके पास BC की लेंथ ए यूनिट दी जा रही है और इसके अपोजिट में एंगल ए है, तो ए डिवाइड बाई साइन ऑफ ए, रेडियस आर आप ले सकते हैं, ठीक है जी। सेम जो है आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आर की वैल्यू मेरे दो जो है वो आपका बी डिवाइड बाई 2 टाइम्स साइन ऑफ ए, यहाँ 2 से मिस हो गया, 2 टाइम्स आर है, 2 टाइम्स साइन ऑफ ए, 2 टाइम्स साइन ऑफ बी, सेम इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई 2 टाइम्स साइन ऑफ सी। कहने का मतलब क्या है सर, हम आपको आसान भाषा में बता देते हैं, जो आपको रिलेशन याद रखनी है बस उतना ही आप याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में इन चीज़ों पर ही बनेंगे। बेसिक चीज़ तो आपने पढ़ी है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अगर आता है तो इस पर ही पूछा जाएगा। देखिए सर, याद क्या रखना है आपको, याद रखना है अगर आपके पास एक फिगर दी जा रही है सर, इसमें ए बी और सी आपके पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, हाँ जी, ए बी और सी ट्रायंगल दिया जा रहा है, ओ अगर आपके पास सर्कम रेडियस दी जा रही है, तो रेडियस ये आपके पास आर आ रही है, इसकी वैल्यू भी आर आ रही है, इसकी वैल्यू भी आर आ रही है, एंगल दिया जाए और अपोज में इसकी वैल्यू जो है सर साइड ए आ रहा है, इसकी वैल्यू जो है स्मॉल बी आ रहा है, इसकी वैल्यू जो है सी आ रहा है, तो रिलेशन आपके पास बन के आ जाएगी, जो रेडियस आ रही है सर्कम रेडियस आ रही है, या आप ले सकते हैं स्मॉल ए डिवाइड बाई 2 टाइम्स साइन ऑफ कैपिटल एंगल ए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू सी डिवाइड 2 टाइम्स साइन ऑफ सी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको एग्जामिनेशन में बड़ा सहायता देगी। अब बचा हुआ हमारे पास तीसरा आ रहा है जिसे आप ऑर्थो सेंटर कहेंगे, कि भाई साहब ऑर्थो सेंटर क्या है, हाँ जी, ऑर्थो सेंटर अगर आप सर्कम रेडियस के बारे में बात करेंगे, सर्कम रेडियस अगर आप इक्वल ट्रायंगल के बात करेंगे, वो भी आपको जो है देखना पड़ेगा, जैसा हमने पीछे इक्वल ट्रायंगल के लिए पढ़ लिया था, यहाँ इक्वल ट्रायंगल के लिए आप हमें एक्सरसाइज दिया, हम यहाँ पर बना रहे हैं आपके लिए, हाँ जी। अगर ट्रायंगल अगर आपके पास इक्वल ट्रायंगल आ रहा है, सर्कम रेडियस इसकी निकालनी होगी, ट्रायंगल अगर आपके पास इस तरह से आ रहा है सर, ए बी और सी, हर एक साइड जो है ए यूनिट्स का आ रहा है, तो इस सूरत में आपके पास जो सर्कम रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, जैसे पीछे आपने ए डिवाइड 2√3 ले लिया था, यहाँ ए डिवाइड बाई, हाँ जी, √3 आ जाएगा। ये आपको जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जामिनेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब बोलिए कि वैल्यू क्या आ रही है, कि सर्कम रेडियस की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप बोलेंगे ए डिवाइड बाई √3 आ जाएगी। अगर आपके पास हाइट दी हो, एच आपके पास दिया हो, तो आप कैसे निकाल पाएंगे, आर इज इक्वल टू, अगर इसकी हाइट जो है, अल्टीट्यूड जो है इसकी हाइट एच दी हो, तो आप क्या लेंगे सर, पीछे आपने h/3 ले लिया था, यहाँ पर 2h/3 आ जाएगा, अगर आप सर्कम रेडियस की बात करेंगे। प्लीज़ नोट कर देंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सर्कम रेडियस की वैल्यू, आर की वैल्यू, ए क्या सर, ए हर एक साइड की लेंगे थे, ए डिवाइड √3 आ रही है, अगर हाइट दी गई होगी तो आर इक्वल 2h/3। ठीक है, उम्मीद करेंगे ये चीज़ पकड़ में आई होगी, तो आगे बढ़ेंगे। अब बचा हुआ हमारे पास जो आ रहा है जिसे आप ऑर्थो सेंटर कहेंगे, ऑर्थो सेंटर क्या है सर, ऑर्थो सेंटर आप किसे कहेंगे, हम कहेंगे सर ऑर्थो सेंटर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जो बेसिकली इंटरसेक्शन आ रहा है तीन अल्टीट्यूड्स का। तीन अल्टीट्यूड मतलब क्या है सर, बीई आपके पास अल्टीट्यूड दैट इज परपेंडिकुलर आ रहा है एसी को, एडी परपेंडिकुलर आ रहा है बीसी को, और आपके पास सीएफ जो है परपेंडिकुलर आ रहा है एबी को। तो तीनों अल्टीट्यूड जहां जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उसे आप मेरे दोस्त क्या कहेंगे, उसे आप ऑर्थो सेंटर कहेंगे। ठीक है, सिंपल बात है, याद रहेगी, हाँ जी, याद रखना ही रखना है, तो बात बनेगी। ऑर्थो सेंटर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि अगर आपके पास इसकी लेंथ जो है साइड की स्मॉल ए आ रही है, इसकी सर स्मॉल सी आ रही है, और इसकी जो है स्मॉल बी आ रही है, ये साइड की लेंथ आ रही है, तो एरिया ट्रायंगल किसके बराबर है, हमने आपको कहा कि चलिए ये जो AD है इसकी लेंथ जो है आपके पास H1 आ रही है, जो आपके पास BE है इसकी H2 आ रही है, और जो CF है इसकी लेंथ जो है H3 आ रही है। तो आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है जी, आप कहेंगे 1/2 इंटू बेस, सर नीचे वाला ए अगर ले लेंगे तो इस पर अल्टीट्यूड कौन सी आ रही है सर, H1 आ रही है। सेम जो है सर ले सकते हैं 1/2, अगर आप बेस ये वाला बी वाला लेते हैं तो बी इंटू हाइट H2। सेम जो आप ले सकते हैं 1/2 इंटू बेस अगर सी लेते हैं तो हाइट H3। मतलब क्या है सर, मतलब यहाँ से ले सकते हैं कि AH1 इज इक्वल टू AH2 इज इक्वल टू BH2 इज इक्वल टू CH3। मतलब क्या है सर, या ऐसा कहेंगे H1 इज टू H2 इज टू H3 का अगर आपसे पूछा जाएगा रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 1/A इज टू 1/B इज टू 1/C। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है सीधा सीधा इस रिलेशन पर बन के आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास ऑर्थो सेंटर दिया जा रहा है, वो अगर ऑर्थो सेंटर है तो ये रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अगर वैल्यू पूछी जाए इसकी आपके पास एंगल की वैल्यू पूछी जाए, ये जो आपके पास एंगल आ रहा है BO और C, अगर एंगल BOC की वैल्यू पूछी जाए, एंगल BOC की वैल्यू पूछी जाए, अगर आपके पास O जो है ऑर्थो सेंटर आ रहा है तो B, एक्चुअली सर ऑर्थो सेंटर को आप जनरली H से डिनोट करते हैं, तो बेहतर रहेगा कि हम H से इसको लिखें, BHC पूछा जाए तो BHC की वैल्यू जो है मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस टाइम्स एंगल ए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखनी है कि अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए, इस एंगल की पूछी जाए वैल्यू BH, अगर इसका नाम अगर हम 3 अल्टीट्यूड जहाँ पर मीट करें उससे पॉइंट को आप H कह रहे हैं, BHC की वैल्यू पूछी जाए तो 180 माइनस एंगल ए। अगर इसकी पूछी जाए सर एंगल AHB की पूछी जाए तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री माइनस टाइम्स एंगल C। सिमिलरली अगर यहाँ पूछी जाए कि AHC की वैल्यू पूछी जाए तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री माइनस टाइम्स एंगल B। ये चीज़ आपको याद रखनी है तो बात बनेगी सर। अक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो आपके पास जो ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ऑर्थो सेंटर आपके पास ट्रायंगल के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, लाइज आउटसाइड ट्रायंगल ऑन द बैक साइड ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जहां पर आपके पास राइट एंगल होगा वहीं पर आपके पास इसकी जो है वैल्यू देखने को मिलेगी। मगर कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रायंगल जो है ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो जो ऑर्थो सेंटर हो गया ये सर्कल के बिल्कुल आपके पास ट्रायंगल के अंदर होगा, ऑब्ट्यूज होगा तो बाहर होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये इस तरह से अगर आप राइट एंगल बना रहे हैं, अगर AB और C अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो पॉइंट B जो होगा यहीं पर आपके पास ऑर्थो सेंटर होगा। ये आपको पोजीशन आपका ऑर्थो सेंटर जो है याद रखनी ही रखनी है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास एक बचा हुआ कंसेप्ट है जैसे मीडियन, ये तो आपको पढ़ा दिया हमने कि मीडियन कौन है। मीडियन एक ऐसी लाइन आ रही है जो आप वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर ज्वाइन करेंगे, या ऐसा कहेंगे अगर आपके पास AB और C एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, AD BE और C, आप इस तरह से लाइन ड्रा कर रहे हैं कि AD जो है वो BC को दो हिस्सों में बराबर तब्दील कर रही है, मतलब BD की वैल्यू और DC की वैल्यू सेम आ रही है। इस तरह से सर BE AC पर इस तरह से आपने गिरानी है कि BAE की वैल्यू और EC की वैल्यू सेम आ रही है, और सिमिलरली C और F इस तरह से आपने गिरानी है AB पर कि AF और FB की वैल्यू सेम आ रही है। तो उस सूरत में आपके पास ये तीन जो हैं क्या कहलाएंगे सर, मीडियंस कहलाएंगे। और तीन मीडियन जहां पर मिलते हैं उसे आप सेंट्रॉइड कहते हैं। तीन मीडियन पॉइंट मिलने के पॉइंट को आप जो है मेरे दोस्त सेंट्रॉइड कहते हैं। तो सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। इतनी बात क्लियर हो गई, तो आगे बढ़ते हैं। तो मीडियन के लिए आपने क्या पढ़ लिया कि मीडियन क्या है सर, आप बोलेंगे सर मीडियन वो आपके पास लाइन आ रही है जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। आप देखिए सर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है मीडियन के लिए बारे में आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल आ रहा है मेरे दोस्त AB और C एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, अगर आप AD जो है मीडियन डाल रहे हैं तो मीडियन जो है आपके पास हमेशा ट्रायंगल को दो इक्वल हिस्सों में तब्दील करती है। मतलब सर एरिया जो होगा ABC का वो सेम होगा एरिया जो होगा आपके पास ADC का। ये पहली प्रॉपर्टी जो आपको मीडियन की याद रखनी है कि कोई भी मीडियन जो है ट्रायंगल को दो इक्वल हिस्सों में दो इक्वल एरियाज में तब्दील करती है। तो मतलब अगर आपके पास तीन मीडियंस आ रही हैं तो 6 इक्वल ट्रायंगल्स बनेंगे, मतलब एक यूनिट इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया सेम आ जाएगा, और हर एक एरिया जो है 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा।
यहाँ तो आपने बोल दिया कि एक मीडियन अगर डालेंगे तो इसको बराबर दो हिस्सों में तब्दील करेंगे, मतलब हर एक का एरिया जो है ए बी डी का एरिया ए डी सी के बराबर होगा, और सेम जो होगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा। दूसरी बात हमने यहां पढ़ ली कि अगर 3 मीडियन आप ड्रा कर रहे हैं, 3 मीडियन जो है बराबर ट्रायंगल 6 इक्वल ट्रायंगल में तब्दील करेगी, और 6 हर एक का जो एरिया होगा 1/6 के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा। चलिए जी, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि हर एक मीडियन जो है सेंट्रॉइड पर बराबर 2:1 के रेशियो में जो है डिवाइड हो जाती है। मतलब क्या है सर, कहना क्या चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे दोस्त अगर आपके पास इस तरह से एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, ए बी सी एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, जी जो है आपके पास सेंट्रॉइड है, जी क्या है? सेंट्रॉइड है। ये आपका पॉइंट डी इसकी वैल्यू ले लेते हैं, इसकी वैल्यू जो है ई ले लेते हैं, इसकी वैल्यू जो है एफ ले लेते हैं। तो बी जी डिवाइड बाई जी ई हमेशा आपके पास बराबर होगा किसके? ए जी डिवाइड बाई जी डी इज इक्वल टू सी जी डिवाइड बाई जी एफ। ये किसके बराबर होगा? 2/1। मतलब सर कहने का ये है कि सेंट्रॉइड जो है हमेशा डिवाइड करता है किसी भी मीडियन को इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब बी जी टू जी ई 2:1 होगा, सिमिलरली ए जी टू जी डी 2:1 होगा, और सी जी टू जी एफ 2:1 होगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थॉर्म आ जाती है जिसे मेरे दोस्त यहाँ हम आपके पास ड्रा करेंगे। एक मिनट हमें दीजिए सर। ठीक है जी, 1 सेकेंड का टाइम आपसे लेंगे, बेहतर। चलिए जी, एक इंपॉर्टेंट थॉर्म आ जाती है जो मीडियंस के लिए लिखती है, जिसे आप नाम देंगे मेरे दोस्त एपोलोनस थॉर्म। ये एपोलोनस थॉर्म का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? ये आप निकालते हैं सर अगर आपको लेंथ निकालनी होगी, लेंथ आप मीडियन निकालनी होगी तो इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं सर? इस तरह से अगर आप देखिए, अगर आप पर ट्रायंगल दिया जा रहा है ए बी और एक सी एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, ये एक मीडियन है, ये दूसरी मीडियन आपके पास आ रही है, ये आपके पास तीसरी मीडियन आ रही है। इसकी वैल्यू डी ले रहे हैं, ई ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं, ये पॉइंट जी है जो आपका सेंट्रॉइड कहलाएगा। अगर आपके पास ए डी की लेंथ आपको पूछी जाए तो ए डी की लेंथ आप कैसे निकालेंगे? विद हेल्प ऑफ दिस थॉर्म आप निकाल सकते हैं। क्या आप बोलेंगे सर ए बी का स्क्वायर प्लस टाइम्स ए सी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर आपको पता होगी, इसकी वैल्यू पता होगी, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी का स्क्वायर प्लस टाइम्स बी डी का स्क्वायर। या सेम जो है यह आ जाती है सर 2 टाइम्स ए डी का स्क्वायर, क्योंकि बी डी जो है वो हाफ किसका आ रहा है सर? बी सी का, प्लस टाइम्स बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये भी आप ले सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, जी इसका सेंट्रॉइड है, डी ई और एफ जो है बेसिकली आपके मिड पॉइंट्स आ जाएंगे तीन साइड आपके पास साइड्स के। तो उस सूरत में ए बी का स्क्वायर डिवाइड ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ए डी का स्क्वायर, जिसकी आपको मीडियन की हाइट जो हो गई, लेंथ जो हो गई, ए डी का 2 टाइम्स ए डी का स्क्वायर प्लस टाइम्स बी डी का स्क्वायर, या सेम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, बिकॉज बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थॉर्म है जो आपको एग्जामिनेशन में बड़ा बेनिफिट देगी, बड़ा सहायता करेगी अगर आपको कहीं पर जरूरत लगती है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप बच रहा है जिसे आप कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन, जो रिलेशन आ रही है, जो अगर आप अलग अलग सेंटर्स हैं आपके पास, उनके बीच में क्या नाता आ जाएगा, क्या रिलेशन आ जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बात सर ये जो है इन जनरल हम किसके बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं इन जनरल आपके पास ये बात होने वाली है, अगर आप बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। जैसे आपने पीछे पोजीशन अगर आप सर्कम सेंटर की देखेंगे, जैसे पीछे अगर सर्कम सेंटर की पोजीशन एक सेकंड हमें दीजिए, हम आपको पोजीशन सेंटर सर्कम सेंटर की पोजीशन बता देते हैं कि अगर आपके पास सर्कम सेंटर के लिए पहले पढ़ते हैं सर, सर्कम सेंटर एक सेकंड यहाँ करते हैं सर। सर्कम सेंटर जो आपने पीछे पढ़ लिया हमारे साथ कि सर्कम सेंटर क्या है सर? जहाँ पर आपके पास, हाँ जी, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं उसे आप सर्कम सेंटर कह रहे हैं। तो सर्कम सेंटर के लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं पीछे बताने, वो आपको यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपके पास ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब सर आपके पास ट्रायंगल जो है ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो आपके पास सर्कम सेंटर होगा, ठीक है जी, अगर आप ओ ले रहे हैं
वो आपके पास हाइपोटेन्यूज पर देखने को मिल रहा है, और उसकी वैल्यू जो है मेरे दोस्त हाफ ऑफ आर की वैल्यू जो है उस सूरत में आपके पास कितनी आ जाएगी, इट शुड बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद रखना है, प्लीज़ आप ये याद रख दीजिए, पीछे आप मिस कर चुके हैं, तो ये हमें वहाँ बताना चाहिए था, लेकिन अब आप यहाँ याद रखेंगे कि आपके पास बी ओ जो है, ये जो जिसकी रेडियस आप आर ले रहे हैं, बी ओ की वैल्यू जो है मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज h/2, मतलब ए ओ जो है इसकी वैल्यू भी आपके पास आर आ जाएगी, और ओ सी की वैल्यू जो है ये भी आर आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम पीछे मिस कर चुके हैं, ये आपको याद रखनी है। चलिए जी, अब बात करेंगे जो एक्चुअल में हमने यहाँ पढ़ना था, वो ये है कि आपके पास डिस्टेंस क्या आ रही है अलग अलग सेंटर्स में, अलग अलग सेंटर में डिस्टेंस क्या आ रही है, ये आप इस तरह से ले लेंगे। चलिए हम आपके पास बना रहे हैं कि अगर आपके पास ए बी और सी एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, ठीक है जी, वो जो है मेरे दोस्त, चलिए इसका सर्कम सेंटर ले रहे हैं, कहीं पर यहाँ पर आ जाएगा जो इसका इन सेंटर हो जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पर कहीं पर आपके पास जी भी हो जाएगा जो इसका सेंट्रॉइड होगा। तो कुछ रिलेशन यहाँ बन के आ जाएंगी, वो आपको याद रखनी है। पहली रिलेशन आपके पास बन के आ जाएगी कि स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर होता है सर, परपेंडिकुलर प्लस बेस, वो जो हमारे साथ पीछे आप पढ़ चुके हैं आराम से, माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2, ये आपको याद रखनी है। दूसरी रिलेशन आपको याद रखनी है कि सर्कम रेडियस जो है ये किसके बराबर आ जाता है, या हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है जी। अब देखिए सर, बी जी इज टू जी ओ जो है ये आपके पास किसके बराबर आ रहा है सर, 2:1 के बराबर आ रहा है, लेकिन बी ओ खुद जो है ये किसके बराबर आता है, हाइपोटेन्यूज के बराबर आता है, या बी ओ जो है हाइपोटेन्यूज बाई 2 के बराबर आता है। बी ओ अगर आप बात करेंगे ये आपके पास हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2 या रेडियस आर के बराबर आ जाता है। तो ऐसा कहेंगे ये बी जी इज टू जी ओ 3 यूनिट्स की वैल्यू आ रही है, ये 2 यूनिट्स आ रहा है, ये 1 यूनिट्स आ रहा है, तीन यूनिट्स की वैल्यू जो है, 3 यूनिट्स की वैल्यू आर आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू r/3 आ रहा है, मतलब सर जी ओ की वैल्यू अगर पूछी जाए तो आप बोलेंगे सर r/3 आ जाएगी, हाँ जी। तो इसी सूरत में अगर बीजी की वैल्यू पूछी जाएगी तो आपके पास 2 टाइम्स r/3 आ जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए इसके बाद एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर बी से लेकर आई तक अगर आपसे पूछा जाएगा, वो तो आप कर चुके पीछे, कि बी अगर आपके पास ऑर्थो सेंटर है, आई अगर आपके पास इन सेंटर आ रहा है, तो वहाँ से बी से लेकर आर तक वैल्यू कितनी आ रही है, r/2, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं कि बी आई की वैल्यू जो है यह कितनी आ जाएगी सर, r/2, ये आप निकाल पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन बनने की चांसेस हैं। बिल्कुल सर, कम से कम समय हमने कोशिश की है कि हर एक चीज़ जो है वो आपके पास समेट सकें इस कम समय में, ताकि एक अच्छा खासा रिवीजन जो है आपको बन जाए। उम्मीद करते हैं कि इन क्लास के माध्यम से आपके पास एक रिवीजन बन रहा होगा, लास्ट टाइम पर आपके पास जो है एक कम समय में चीज़ें रिवाइज करने का आपके पास एक तरीका मिल रहा होगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ आने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।